पराली जो हम लोग आजकल यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, ये साउथ साइड में बात करते हैं, तो यहाँ पे तो ये इतना बड़ा चैलेंज है नहीं। उसका क्या रीजन है? उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे गेहूं उगाना है नेक्स्ट क्रॉप में, बाकी जगह पे वो लोग मल्टीपल क्रॉप्स ऑफ राइस ले सकते हैं। आपका जो सोर्स है बेसिकली दैट इज पराली। अगर वो कहीं ना कहीं अगर हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे होते तो वो कहीं ना कहीं जल रहा होता। इसके पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस है, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। फार्मर्स का बहुत ही नेगेटिव इमेज है। जैसे मैं आपको बताऊं, यानी आज से 4 साल पहले जब मैं ट्रेवल कर रहा था, खेतों में गया, जब मैंने किसान से बात करी, जब मैंने सरपंच से बात करी, तो जो पहली चीज मुझे लोगों ने बोली वो ये बोली कि भाई वो तो जलाना ही नहीं चाहते। हमने इतना भी थर्माकोल के बारे में बात किया, बट थर्माकोल इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम व्हिच यू आर सॉल्विंग। सो आपका जो सोर्स है बेसिकली दैट इज पराली। सो अगर वो कहीं ना कहीं अगर हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे होते तो वो कहीं ना कहीं जल रहा होता। सो इसके पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस है, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। सो देखो अंकित, क्या है ना, पराली के बारे में जितनी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी गई है, जितनी फार्मर्स के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी गई है, वो इस समय कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में इतनी ज़्यादा बैठ गई है कि फार्मर्स का बहुत ही नेगेटिव इमेज है। लेकिन जब आप जाके जाओगे, ट्रैवल करोगे, है ना, विलेजेस में जाओगे, आप फार्मर्स के साथ बात करोगे, तब आपको एक्चुअल क्लैरिटी मिलती है। जैसे मैं आपको बताऊं, यानी आज से 4 साल पहले जब मैं ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि भाई पराली बर्निंग की प्रॉब्लम है क्यों, रूट कॉज क्या है। तो जब मैं खेतों में गया, जब मैंने किसान से बात करी, जब मैंने सरपंच से बात करी, तो जो पहली चीज मुझे लोगों ने बोली वो ये बोली कि भाई वो तो जलाना ही नहीं चाहते। ओके। उन्होंने पहली चीज मुझे जो बोली वो ये बोली कि भाई जलाने से तो हमारा नुकसान है। अच्छा। तो मैंने पूछा नुकसान कैसे? तो उन्होंने मुझे इतने पॉइंट्स बताए जो अंकित हमारे को शहर में बैठ के कभी पता ही नहीं होते। एयर, हमें तो शहर में बैठ के क्या पता है, सिर्फ एयर पोल्यूशन। उनके 4 और नुकसान है। अच्छा। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब वो जलाते हैं तो ऊपर की 3 इंच की मिट्टी जो है वो ईंट बन जाती है। यानी जब आपकी पराली जलती है तो इसकी हीट से जो सॉइल है वो बेक हो जाती है। ओके। बेक होने से उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज कम हो जाती है। न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी तो क्या होगा, उनको अगले क्रॉप साइकिल में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसको हटाते कैसे? कुछ नहीं होता, मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं। रोटावेटर नाम की एक मशीन होती है, कल्टीवेटर नाम की एक मशीन होती है, उससे उसको मिक्स कर देते हैं। इसका मतलब कि एडिशनल कॉस्ट। तो पहली प्रॉब्लम तो ये कि भाई मिट्टी ईंटा बन गई। दूसरी उनकी एडिशनल कॉस्ट कि उनको अब इसमें कल्टीवेटर, चलो कल्टीवेटर रोटावेटर उनको वैसे भी चलाना होता है क्योंकि पुरानी जड़ें निकालनी होती है बिफोर प्लांटिंग न्यू क्रॉप, पर नंदलेस उनकी पूरी मिट्टी चर्न होती है। दूसरी एडिशनल कॉस्ट आती है कि उनको नेक्स्ट साइकिल में ज्यादा यूरिया डालना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि इसमें से तो न्यूट्रिएंट उड़ गया। हाँ। जब एक हुई। तीसरा उन्होंने बोला कि भाई इससे मित्र कीड़े मर जाते हैं। अब मित्र कीड़े अंकित मैं तुम्हें बताऊं, एक पंजाबी टर्म है विच एसेंशियली मींस फ्रेंडली पेस्ट। फ्रेंडली पेस्ट यानी अर्थवर्म। जब आप ऊपर आग जलाएंगे तो नीचे के सारे अर्थवर्म मर जाएंगे। अब अर्थवर्म को हम लोग 3rd 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इट इज कॉल्ड एज अ फार्मर्स फ्रेंड। क्यों? क्योंकि वो जब जमीन में से जाता है तो जमीन की एयरेशन करता है। फार्मर्स फ्रेंड को पंजाबी में क्या बोलेंगे? मित्र कीड़े, फ्रेंडली पेस्ट। तो ये सारे उनके मर जाते हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है कि इनसे ये नुकसान हो रहा है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगले में यूरिया डालना पड़ेगा। और चौथा जो उनका नुकसान होता है वो होता है पेनल्टी का। अगर वो पकड़े गए जलाते हुए तो उसमें काफ़ी पेनल्टी लगती है। तो वो छुप के जलाएंगे, रात को जलाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे वहाँ के किसानों ने बोली, उन्होंने बोला कि भाई पॉल्यूशन कोई गाइडेड मिसाइल है क्या कि सीधा दिल्ली जाएगा? वो पहले तो मेरे घर आएगा ना। हाँ। मेरा घर यहाँ से 4 किलोमीटर है, दिल्ली तो 200 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर पहले पहुंचेगा ना। तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो धुआं हो रहा है उससे कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है उन्होंने उसमें कितने पेस्टिसाइड डाले, कितने इंसेक्टिसाइड डाले, और वो धुएं में वो सब है। तो अर्पित, आपके पास में इतने सारे ऑप्शन थे, आप जैसे कि पराली से आप इतने कुछ बना रहे हो, तो आपने पैकेजिंग मटेरियल ही क्यों चूज किया? यू कुड हैव चोजन एनीथिंग जिसमें हाई वैल्यू भी मिलती है, बट पैकेजिंग मटेरियल ही क्यों? सो उनके जैसे मैंने बताया था कि यार आई स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट इज अगेंस्ट एनवायरनमेंट। ओके। और जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो, थर्माकोल एक ऐसा मटेरियल है जिसका की ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा आज की डेट में। अच्छा। जो कुशनिंग प्रॉपर्टीज थर्माकोल प्रोवाइड कर पाता है वैसी कुशनिंग प्रॉपर्टीज कोई और मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। तो
जब मुझे ये देखा कि यार ये दो चीज़ें कनेक्टेड हो सकती हैं, तो वो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग पॉइंट था। क्योंकि एक तो पराली की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्टली पराली की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थर्मोकोल ही चूज़ किया था डे 1 पे। आज से 4 साल पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरा पहला गो टू था कि यार क्या इससे हम लोग बायोगैस बनाते हैं, बायोगैस बन सकती है, बायोगैस बना के गैस कंपनीज को बेचेंगे। उसमें मुझे फिर मैं कई सारे गैस कंपनीज में भी विजिट किया, मैंने कई सारे बायोगैस प्लांट्स में विजिट किया, ले दे के मुझे समझ में आया कि देखिए पराली में ना बायोगैस पोटेंशियल बहुत कम है, उसमें बहुत कम बायोगैस बनेगा। बायोगैस पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है गोबर में, है ना, गोबर से सबसे ज़्यादा आपका मीथेन निकलेगा, इसमें आपका मीथेन बहुत कम निकलेगा। और बायोगैस प्लांट क्या है, वो तभी वायबल होता है यदि आप उसकी गैस भी बेचें, उसका जो स्लरी निकल रहा है वो भी बेचें, उसका जो पानी निकल रहा है वो भी बेचें। सिर्फ गैस बेचेंगे तो आपका प्लांट कभी वायबल ही नहीं होगा। तो मुझे लगा उसमें इतना प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, और अगर इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो उसमें स्केलेबिलिटी नहीं आएगा। यदि स्केल नहीं आएगा तो मैं शायद 1 या 2 प्लांट लगा के रह जाऊंगा, मैं कभी पैन इंडिया लेवल पे प्लांट्स नहीं लगा पाऊंगा। पैन इंडिया लेवल पे प्लांट नहीं लगा पाऊंगा तो मैं बड़े लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, यानी कभी इतना स्केल नहीं जनरेट होगा कि 2 करोड़ टन पराली अवॉइड हो। फिर मैंने इवन हाइड्रोजन भी एक्सप्लोर किया था कि अगर हम लोग पराली से हाइड्रोजन बनाए, वो भी वायबल नहीं निकला। मैं उसके लिए जर्मनी भी विजिट किया था, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी मैंने समझा कि वो लोग कैसे बना रहे हैं, कि बायो हाइड्रोजन कैसे बन रहा है, बायोलॉजिकली हाइड्रोजन कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी सेंस नहीं बना था। तो काफ़ी चीज़ें वैल्यूएट करी, ले दे के मुझे कहानी ये समझ में आई कि जब तक आप पराली को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हो, यानी आप उसको किसी भी फॉर्मेट में जलाना चाह रहे हो, चाहे आप पराली को डायरेक्टली जला लो, चाहे आप उसका इथेनॉल लेक बना के जला लो, चाहे आप उसका पैलेट बना के जला लो, चाहे आप उसका हाइड्रोजन बना के जला लो, जब तक आप उसको फ्यूल बनाना चाह रहे हो तब तक आपकी उसमें इकोनॉमिक्स वर्कआउट नहीं करेगी। क्योंकि आप फ्यूल में कंपेयर कर रहे हो सीधा पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल से, आपका कॉम्पिटिटर पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल है जो कि बहुत चीप है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्केल कर चुका है। जिस क्वांटिटीज में रिफाइनरीज काम करती हैं, जिस क्वांटिटीज में रिलायंस ऑपरेट करता है, जिस स्केल पे IOCL ऑपरेट करता है, उस स्केल पे एफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप वो एफिशिएंसीज बीट कर ही नहीं सकते, राइट। तो जब तक आप उसको एज अ कॉम्पिटिटर टू फ्यूल बनाना चाहोगे तब तक वो आपका सेंस नहीं बनाएगा। कोई भी बायोमटेरियल से आप फ्यूल बनाना चाहोगे वो आपका इकोनॉमिक सेंस नहीं बनाएगा। तो वहाँ से एक तो मेरा फ्यूल वाला सेंस खत्म हुआ। फिर उसके बाद मेरा तो जर्नी काफ़ी सेरेंडिपिटस रहा, यानी मैंने 2-4 चीज़ें ट्राई करी, उसके बाद मैं इस पर पहुँचा। तो उसके बाद फिर मैंने एक मशरूम प्लांट लगाया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर हम पराली पे मशरूम उगाएं, मशरूम हम निकाल के एक्सपोर्ट कर देंगे और पराली कंज्यूम हो जाएगी। तो फिर मैंने अपना पहला मशरूम प्लांट लगाया नांगलोई नाम की एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पे। और वो मैंने चलाया 1 साल तक। वो जब मैंने चलाया तो मुझे समझ में आया कि मशरूम प्लांट लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। मशरूम्स में भी ह्यूमंस की तरह डिसीजेज आते हैं, और एक बार डिसीज लगा तो वो आपको पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि उसमें फिर प्रोडक्शन आता ही नहीं, और फिर वो डिसीज स्प्रेड होता जाता है, स्प्रेड होता जाता है, आपका कभी भी वो कम्प्लीटली क्लियर ही नहीं हो पाता। ये पराली जो हम लोग आज यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, तो ये हम लोग जब भी सुनते हैं बेसिकली वो हरियाणा में, पंजाब में यही पे आता है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को कभी नीचे में तो नहीं हुई, जैसे आप ये केरला की बात करते हैं, ये साउथ साइड में बात करते हैं, तो यहाँ पर तो इतना बड़ा चैलेंज है नहीं, तो उसका क्या रीज़न है? चावल की पराली जलने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी पंजाब हरियाणा में है। तो जैसे मैं अभी बता रहा था, उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे गेहूँ उगाना है नेक्स्ट क्रॉप में, लेकिन बाकी जगह पे क्या है कि बाकी जगह पे वो लोग मल्टीपल क्रॉप्स ऑफ राइस ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बार मानसून आता है, एक बार रिट्रीटिंग मानसून आता है, 2 बार बारिश होता है ना, तो वहाँ पे वो मल्टीपल क्रॉप ले सकते हैं। उनके पास ऐसा टाइम का लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे अगर किसान ने गेहूँ को उगाना डिले किया तो उसका गेहूँ मैच्योर नहीं होगा, जो अप्रैल तक मैच्योर होना है ना। तो वहाँ पे ऐसा टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गेहूँ उगता ही नहीं है। तो एक तो रीज़न वो। दूसरा रीज़न वहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपका जब धान कट रहा है और जब आपका गेहूँ उगाया जा रहा है उस टाइम पे लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कंबाइन बुलाना पड़ता है। कंबाइन पंजाब हरियाणा की ही मेजर चीज़ है। आपका अगर आप ईस्ट में चले जाएँ, कोलकाता चले जाएँ, वहाँ पे काफ़ी लेबर अवेलेबिलिटी है, बिहार से काफ़ी लेबर अवेलेबिलिटी है, झारखंड से काफ़ी लेबर अवेलेबिलिटी है। आप साउथ में चले जाएँ, वहाँ पे भी लेबर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ पे कंबाइन का प्रचलन बहुत कम है ना, इसलिए वहाँ पे नहीं चलता। और दूसरा ये है कि जब आप हाथ से काटते हैं तो हाथ से तो हमारा पंजाब हरियाणा में बहुत कम चल रहा है,
कंबाइन से ही कटा हुआ माल चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका कलेक्शन नहीं हो पाता।